हेलो बच्चों, हमारा आज का चैप्टर है 3 यानी कि संख्याओं के साथ खेलना। तो इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखना। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और वीडियो को कर देना लाइक। और आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना कि वो भी गणित को अच्छी तरह से सीख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि सबसे पहले इस चैप्टर की भूमिका, ठीक है, इस चैप्टर की भूमिका सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर गुणनखंड और गुणज के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखेंगे। और उसके बाद हम क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, कि संख्याओं की विभाजकता की जांच करना हम सीखेंगे। उसके बाद और क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज के बारे में हम सीखने वाले हैं। और उसके बाद हम क्या सीखने वाले हैं, भाज्य यानी कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखने वाले हैं। और हम क्या सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, महत्तम समावर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM के बारे में भी हम सीखेंगे। और उसके बाद हम क्या सीखने वाले हैं, मस और लस पर कुछ सवाल जो कि आपको और टैलेंट बढ़ा देंगे। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर की भूमिका पर थोड़ी नज़र डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कि जो रमेश के पास कुल मिलाकर 6 कंचे हैं और उन कंचों को क्या करना है, ये पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित कर रहा है। यानी कि जो पंक्तियाँ हैं, पंक्तियाँ का मतलब हम इंग्लिश में कहें तो रो कहते हैं, उसको व्यवस्थित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करना चाहते हैं प्रत्येक पंक्ति में कंचों की संख्या समान, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में कंचों की संख्या समान होनी चाहिए। वह उन्हें निम्न विधियों से व्यवस्थित करता है और कंचों की कुल संख्या परिकलित करता है। जैसे कि यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में एक कंचा है, यानी कि आप ये जो देख पा रहे हैं, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, चौथी और पांचवी पंक्ति, कितने, 1 2 3 4 5 6 पंक्ति है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, 6, यानी कि रो कहते हैं तो यहाँ पर 6 है। और कॉलन की बात करें तो यहाँ पर कॉलन एक ही है, यानी कि स्तंभ हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कंचों की कुल संख्या यानी कि 1 गुणे से, यानी कि पूरा का पूरा ऊपर से देखें तो 1 और इधर से जितने कंचे हमने रो के अंदर लगाए यानी पंक्ति के अंदर लगाए, उससे हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 गुणे 6, मतलब कि हमारा उत्तर आ जाएगा 6। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो स्तंभ बना रहे हैं या फिर पंक्ति बना रहे हैं, उनमें जो कंचों की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देखो प्रत्येक पंक्ति में 2-2 कंचे अब हो रहे हैं, देखो यहाँ पर 2-2 कंचे लिए और उसके बाद 2, तो 2 कौन से, 1 और 2, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 2-2 कंचे लिए, इसलिए हम 2 लिखेंगे। और जो पंक्ति कितने बनी है, 3 पंक्ति बनी है, इसलिए हम 2 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास उत्तर आ जाएगा 6, ठीक है। और कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3, प्रत्येक पंक्ति में 3 कंचे, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में कितने कंचे, 3 कंचे। तो एक पंक्ति में, इस पंक्ति में कितने कंचे, 1 2 3, और इस पंक्ति में 1 2 3, कुल मिला के हमारे पास पंक्ति यानी कि हम कहते हैं रो, कितने रो हैं, तो हमारे पास 2 रो हैं। तो ये जो 2 रो हो गई, तो 2 रो में 3-3 कंचे हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास 6 कंचे हो गए। तो हमें क्या करना है, 3 गुणे में 2, यानी कि 2 क्या है, 3 ये कंचे हैं जो हमें लिखे और 2 पंक्तियों में है, इसलिए हमें 2 लिखे। तो कुल मिलाकर हम कंचे प्राप्त कर सकते हैं 6। यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, सोच सकता है जिनमें प्रत्येक पंक्ति में 4 कंचे अथवा 5 कंचे हो। इसलिए अब केवल एक अवस्था बची है जिसमें एक पंक्ति में सभी 6 कंचे यानी कि 6 कंचों को
रख दिया जाए, यानी कि एक ही पंक्ति के अंदर 6 कंसों को रख दिया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे, यानी कि ये वाला डायग्राम, तो एक ही पंक्ति है, उसमें पूरे के पूरे जो 6 कंसे हैं व्यवस्थित कर दिए हैं। तो हम आप लिख सकते हैं 6, यानी कि पंक्तियों में कितने कंसे हैं वो और कितनी पंक्ति हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति में 6 कंसे रखे हैं, तो 6 और कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 तो 1, यानी कि 6 गुणे 1 करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा 6 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो इन परिकलनों में रमेश यह देखता है कि 6 को भिन्न प्रकार से, यानी कि भिन्न प्रकार से 2 संख्याओं के गुणन फलों के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, जैसा कि नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो कुल मिला के ये इनके गुणनखंड दिखाए जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 6 = 2 गुणे 3 से यहाँ कहा जा सकता है कि 2 और 3, यानी कि जो 2 हैं और 3 हैं संख्या 6 को पूरी विभाजित करते हैं, यानी कि हम समझते हैं कि विभाजित करने का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर विभाजित का मतलब समझ लेते हैं। विभाजित विभाजित करने का मतलब हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब हम इस संख्या के अंदर जब भाग लगाएंगे, जैसे कि आप इस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा भाग जाता है, तब हम कहते हैं कि ये क्या है, विभाजित है। अब हम ऐसे नहीं करके हम ऐसे करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको 6 अंदर लिखना है 2 बार, तो भाग लगाओ कितनी बार जाएगा। अब 2 का बड़ा कितनी बार आप बोलोगे तो आपके पास 6 आते हैं, तो आपके पास आता है 3 बार, 3 यहाँ लिखोगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पर 6 अंदर और 3 यहाँ लिखकर भी दे सकते हो। तो 3 का बड़ा कितनी बार बोलोगे कि 6 आएगा, तो आप बता पाओगे कि 2 बार। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 का जो भाग है 6 के अंदर पूरा का पूरा जा रहा है, इसीलिए ये क्या है, विभाजित करता है, यानी कि जो 2 और 3 संख्या 6 को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अर्थात 2 और 3 संख्या 6 के पूरे भाजक, यानी कि भाजक है, मतलब कि 2 का जो भाग हम 6 के अंदर लगाते हैं पूरा का पूरा चला जाता है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गुणनखंड, यानी कि 6 के जो गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं कि 1 गुणे 6, यानी कि जो 6 कोई भी संख्या है खुद का भी एक गुणनखंड होता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 6 के अन्य भाजक, यानी कि 1 और 6 प्राप्त होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 का भाग और पूरा का पूरा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 6 का भाग भी पूरा का पूरा जाएगा। तो इसी प्रकार 1, 2, 3 और 6 संख्या 6 के विभाजक हैं, यानी कि भाग जाता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये 6 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर कहलाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर फैक्टर किसे कहते हैं। तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड करना, और गुणनखंड करने का और मतलब हम समझें तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उस संख्या के अंदर किस संख्या का पूरा भाग जाता है वो हमें देखना है। तो वही क्या होता है, गुणनखंड। जैसे कि यहाँ पर आप किसको देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 6 को। एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ और आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ पर हम
क्या समझे, जैसे कि जो 6 का भाग हम यहाँ पर देखो 1 का भाग 6 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, कंफर्म है, मतलब कि 6 1 आ गया एक बार। उसके बाद हम 6 में किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का भी भाग गया। उसके बाद यानी कि गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर कि 6 के अंदर 3 का भाग लगाएं तो भी पूरा का पूरा जाएगा, मतलब कि ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम और देखें तो यहाँ पर 6 का 6 में लगाते हैं तो एक बार जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, किस किस का भाग लगाया और जिसका भी हमने भाग लगाया क्या जा रहा है। ये बात है कि यहाँ पर जिस संख्या का भी भाग हमने लगाया तो यहाँ पर जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये गुणनखंड है, ठीक है ना। इसके तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे एक और सवाल है, 18 पंचों को पंक्ति में व्यवस्थित करने का प्रयत्न कीजिए और 18 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर जो 18 कंचे दे रखे हैं उसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है और प्लस आपको ये करना है कि इनके गुणनखंड भी याद करने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम 18 कंचे ले लेते हैं। तो ये जो 18 हमें कंचे दे रखे तो इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो हम कैसे कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका भाग लगा के देखते हैं गुणनखंड करके, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे फैक्टर कर दोगे, जैसे कि 1 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर 18 ही आएगा। तो 1 का भाग का पूरा 18 में जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारी दूसरी कंडीशन होगी कि 2 का जो भी भाग है पूरा का पूरा जाएगा इसके अंदर। कितनी बार जाएगा, तो 2 का जो पहाड़ा है, यानी कि 2 का जो पहाड़ा बोलोगे कि कितनी बार 18 आ जाए, तो यहाँ पर 9 बार हम बोलते हैं तो हमारे पास 18 आ जाता है। तो यहाँ पर 2 का भाग और गया। उसके बाद बात करते हैं क्या 3 का जाता है क्या, 18 के अंदर 3 का भाग हम लगाते हैं। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा बोलो कितनी बार, तो यहाँ पर 21 तारीख बनता है 6, 3 तारीख 9, 4 तारीख 12 और 5 तारीख 15, 6 तारीख 18। तो यहाँ पर 6 बार जाएगा। उसके बाद हम 4 का भाग जाएगा क्या, तो बात करें तो 4 का भाग मतलब 4 के पाड़े में 18 नहीं आते हैं। तो 18 नहीं आते हैं तो हमें 5 के पाड़े में देखना है। देखो 5 के पाड़े में क्या आते हैं, तो नहीं आते हैं। तो हम यहाँ पर अब सीधा 6 का भाग लगाएंगे। तो 18 के अंदर 6 का भाग लगाते हैं तो 1 संग 6, 2 संग 12 और 3 संग 18। तो 3 बार यहाँ पर भाग जाने वाला है। और देखें तो यहाँ पर हम जैसे कि अब चाहते हैं कि 7 का क्या भाग जाएगा, तो 7 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 8 का जाएगा तो 8 का नहीं जाएगा। मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि 7 के पाड़े में क्या 18 आते हैं या फिर 8 के पाड़े में क्या 18 आते हैं, ये देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर इन पहाड़ों में 18 नहीं आ रहे हैं। तो हम अब देखेंगे कि 9 के पाड़े में 18 आते हैं क्या। तो चलिए 9 के पाड़े में 18 हमारे पास आते हैं। तो 9 का हम भाग लगाएंगे तो 1 नम 2 नम 18, 2 लिखेंगे हम यहाँ पर। तो अब देखो, अब फाइनली बात करें तो रिपीटेड हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 के अंदर भाग लगाया ये वाला, तो ये यहाँ पर आ रहा है। और भी हम आगे देख सकते हैं। तो देखो अब 18 और किसके पाड़े में आ सकता है, ना कि 11 के पाड़े में आता है, ना कि 12 के। 12 का 12 12 36, 12 के पाड़े में भी नहीं आता है, ना 13 के, ना 14 के, ना 15 के, ना 16 के, ना 17 के। तो हम सीधी सी बात करें तो अब किसका भाग जाएगा यहाँ पर अब भाग जाने वाला है 18 का, 18 के अंदर। तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कंचों के रूप में व्यवस्थित करना क्या हम यहाँ पर कर पाएंगे।
देखो हम देखते हैं कि कर देते हैं। सबसे पहले जो 18 कंसे हैं ये वाले, इसको एक ही रो के अंदर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे कि हम पहला जो लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये एक मैंने नीचे लिख दिया, ये मत समझना कि यहाँ पर दूसरी रो है यानी कि दूसरी पंक्ति है, ये पूरी एक ही पंक्ति है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें 2 पंक्तियाँ बनानी है और वो भी एक पंक्ति के अंदर 9 कंसे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 4 8 9, ठीक है 9 हो गए। अब देखिए दूसरी पंक्ति में भी हमें 9 लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल मिला के कितने कंसे हो गए? 9 9। तो अब ये जो बराबर कंसे आने चाहिए, मतलब सब पंक्ति में क्या है, बराबर कंसे आने चाहिए, तब जाके हमारा जो शर्त है पूरी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि तीसरा, जैसे कि यहाँ पर 3 पंक्तियाँ बनेगी, तो 3 पंक्तियाँ हम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 सेकंड से एक पंक्ति के अंदर लेने हैं हमको। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल मिला के कितने कंसे हो गए? 18 कंसे हो गए। अब हम चौथा और देखते हैं। अब हमें क्या करना है, 6 रो बनानी है। तो यहाँ पर चौथा यानी कि 6 पंक्ति हमें बनानी है। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो कुल मिला के यहाँ पर कंसे कितने हो गए? 18 कंसे यहाँ पर भी हो गए। इसी हिसाब से आप आगे और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, जो कि इसके गुणनखंड मतलब कंसे व्यवस्थित कर सकते हैं। आपको मैं थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 5वें में आप देखोगे कि जो 9 है यानी कि सबके आगे आगे, इसको हम रो कंसीडर करेंगे, मतलब कि रो मानेंगे यानी कि पंक्ति मानने वाले हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर नीचे हैं उसे हम स्तंभ या फिर कॉलम मानने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको लिखना है। तो चलिए इनके जो गुणनखंड थे तो वो क्या थे वो हम समझ लेते हैं। गुणनखंड करने के लिए भी कहा ना, तो गुणनखंड एक्चुअली में हो गए हैं। तो 18 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? तो 18 के गुणनखंड में यहाँ पर लिख देता हूँ। 18 के गुणनखंड की बात करें तो 1 होगा, 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, 3 और 4 में 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स लिखा मैंने गुणनखंड के रूप में, उनका भाग पूरा का पूरा 18 के अंदर जाएगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। अब हम जो देखते हैं, जैसे कि मैंने 5वां और 6वां बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, तो आप अपनी कॉपी लेना और उसमें आराम से बनाने की कोशिश करना, आप बना पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और सवाल समझते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम बात करने वाले हैं कि गुणन यानी कि गुणनखंड और गुणज के बारे में। वास्तव में गुणनखंड किसे कहते हैं और गुणज किसे कहते हैं,
इसकी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं एक बार कलर को चेंज करता हूँ, यानी कि पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, तो सही लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो मेरी वे संख्या, यानी कि जो मेरी वे संख्या ज्ञात करना चाहती है जो 4 से 4 को पूरी विभाजित करती है। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया है कि विभाजित करने का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका भाग पूरा का पूरा आगे वाली संख्या के अंदर जा रहा हो। तो यहाँ पर 4 को पूरी की पूरी विभाजित करता है, मतलब कि ऐसी संख्या जो 4 में, मतलब 4 का भाग पूरा का पूरा जाता हो। जैसे कि हमें ऐसा नंबर्स लेना है तो उसका भाग 4 के अंदर पूरा का पूरा चला जाए, तो कैसे होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वह 4 को 4 से कम या उसके बराबर की संख्या से इस प्रकार विभाजित करती है। तो यहाँ पर आप जो भाग दिया है वो देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो 1 का भाग 4 के अंदर दिया तो 4 बार गया, तो यानी कि 1 से भी विभाजित है पूरी तरह से। उसके बाद इन्होंने 2 का भाग दिया 4 के अंदर, तो 2 बार पूरा का पूरा भाग जाता है, मतलब कि 2 से भी ये विभाजित है। उसके बाद हम बात करें कि 3 का जो भाग है, हमने लगा के देखा तो यहाँ पर भाग नहीं गया, मतलब कि जो विभाजित नहीं है, पूरी तरह से विभाजित नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर 3 है जो पूरी तरह से विभाजित नहीं है। हम बात करें कि 4, तो 4 का भाग पूरी तरह से जाएगा 4 के अंदर, ठीक है, तो ये विभाजित है। हम आगे और बात करें तो चलिए, यहाँ पर पूरा का पूरा भाग गया, तो यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो पूरी तरह से विभाजित हुई, 1, 2 और 4। अब हम बात करते हैं तो जो भागफल है, यानी कि ये वाला जो है ना, वो भागफल कहते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो 0 देख रहे हो उसे शेषफल कहते हैं, और ये होता है भाजक, भाज्य, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे और देखते हैं कि संख्या 4 को निम्न रूप से लिखा जा सकता है, यानी कि जो संख्या 4 है उसको हम लिख सकते हैं 4 = 1 गुने 4, 4 बराबर 2 गुने 2, 4 बराबर 4 गुने 1, ये लिख सकते हैं। वह ज्ञात करती है कि 1, 2 और 4, यानी कि 1, 2 और 4 संख्या 4 को पूरी विभाजित है, यानी कि विभाजित करती है, ठीक है। वे संख्या 4 के गुणनखंड कहलाते हैं, यानी कि जो पूरी तरह से विभाजित किया, मतलब कि पूरी तरह से भाग गया, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, गुणनखंड कह रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है कि गुणनखंड कैसे याद करते हैं। अभी अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं की है, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में थोड़ा अंतर है, वो आप समझ लेना थोड़ा, कि मैं आगे जाके आपको और समझाऊंगा वैसे भी। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, आपने समझा कि गुणनखंड किस प्रकार से याद करते हैं। और यहाँ पर जो गुणज की बात करें तो जो 4 है वो गुणज है किसका, जो संख्या हमें दे रखी है। चलिए आगे और डिटेल में बात करने वाले हैं। वैसे भी एक गेम है जो कि मैं उसका डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, आपको सिखाएगा कि यहाँ पर गुणनखंड किस प्रकार से याद करते हैं, ठीक है। ये गेम मैं आपके सामने थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, और एक्चुअली मैं इसका पूरा वीडियो में लेके आऊँगा। अभी मैंने थोड़ी तैयारी तो की थी, परंतु आपको समझाने से मैं असमर्थ हो गया हूँ कि आपको भी समझ में आना चाहिए। एक्चुअली मेरे को समझ में तो आया, पर आपको मैं कैसे समझाऊँ आसान तरीके से, वो मुझे इसमें ट्रिक नहीं मिली। परंतु चलिए, आप इसको खेलने की कोशिश ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ बैठकर क्लास के अंदर। तो चलिए इस खेल को एक बार तो समझ लेते हैं। यहाँ पर यह खेल 2 व्यक्ति, यानी कि कोई 2 व्यक्ति होने चाहिए। मान लीजिए ए और बी द्वारा खेला जा सकता है। यह खेल
गुणनखंड ज्ञात करने के बारे में, यानी कि जो गेम है आपको गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सपोर्ट करेगा, आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए 50 कार्डों की आवश्यकता है, जिन पर 1 से 50 तक की संख्या अंकित है। एक मैच पर इन कार्डों को नीचे दर्शाए अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो जितने आपको कार्ड दिख रहे हैं, जैसे कि ये पूरे कार्ड हैं, इनको एक टेबल पर इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि आपको ये सब दिखे। या फिर आप एक अपने क्लास के अंदर कुछ छोटे छोटे कागज़ के पीस कर सकते हैं, या फिर जो कार्टन है लाके उनको कट करके उनके ऊपर संख्याएं लिख सकते हैं। और लिखने के बाद इस खेल को इस प्रकार से टेबल पर व्यवस्थित रख सकते हैं और इसको खेल सकते हैं। चलिए खेलते कैसे हैं इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको निर्णय लीजिए, यानी कि सबसे पहले आपको निर्णय लेना है कि आप 2 खिलाड़ी हैं, ए और बी, यानी कि ए और बी आप राम और श्याम दोनों भी हो सकते हो, या फिर आपका कुछ भी नाम हो सकता है, वो हो सकते हो। दोनों को खेलना है इस गेम को। तो निर्णय पहले लीजिए कि दोनों में से खेलेगा कौन पहले। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ए पहले खेलता है, वह मैच से एक कार्ड उठाता है और अपने निकट रख लेता है, यानी कि जो ए है इस मेज में से, मतलब कि टेबल पे रखा हुआ कार्ड एक उठाता है और अपने पास रख देता है। मान लेते हैं कि इस कार्ड पर 28, यानी कि 28 लिखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस कार्ड पर कितना लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है। खिलाड़ी बी अब वे सभी कार्ड उठाता है जिन पर, यानी कि वे सभी कार्ड उठाता है जिन पर एक कार्ड पर लिखी संख्या के गुणनखंड लिखे हैं और उन्हें अपने निकट एक ढेर में रख देता है। यानी कि करता क्या है कि जो 28 उठा है पहले खिलाड़ी ने, तो दूसरे खिलाड़ी को क्या उठाना है कि 28 में किस किस का भाग जाएगा, ऐसे मतलब किस किस संख्या का भाग जाएगा, वो भी पूरा का पूरा वो वाली संख्या बी खिलाड़ी को उठाना है। तो वो संख्या उठानी है। उसके बाद वापस से फिर खिलाड़ी बी मैच पर रखे कार्डों में से एक कार्ड उठाता है। अब मैच पर बचे कार्डों में ए वे सभी कार्ड उठाता है जिन पर बी के कार्ड की संख्या के गुणनफल हो, यानी कि अब जो बी वाला बंदा है वो उन सब कार्डों को उठाता है, यानी कि उठाने के बाद अब जो ए वाला है वो इनके गुणनखंड की संख्या को पूरा यहाँ से लेगा, यानी कि जो संख्या भाग पूरा का पूरा जाएगा वो संख्या यहाँ से लेने वाला है। अब यह खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी कार्ड न उठ जाए, यानी कि सभी कार्ड खत्म ना हो जाए। ए अपने पास रखे कार्डों पर लिखी संख्या को जोड़ता है और बी अपने पास रखे कार्ड पर लिखी संख्या को जोड़ता है। जिस खिलाड़ी का योग अधिक होगा उसे ही जीता हुआ माना जाएगा। कार्डों की संख्या को बढ़ाकर इस खेल को और अधिक रोचक बनाया जा सकता है। इस खेल को अपने मित्रों के साथ खेलिए। क्या आप इस खेल को जीतने की कोई विधि याद कर सकते हैं? तो ये खेल आप ज़रूर खेलें अपनी क्लास के अंदर। और नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ इसके बारे में कि किस प्रकार से आप खेल सकोगे। आपको इसे मज़ा आने वाला है इस खेल को खेलने के बाद। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये खेल मैंने समझाने की कोशिश की थी, परंतु अभी इसके बारे में पूरा काम नहीं कर पाया, आपको समझा नहीं पाऊँगा। इसमें समझाने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो खैर हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। जब हम 20 = यानी
कि 20 इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। 4 गुने 5 लिखते हैं तो हम कहते हैं कि 4 और 5 संख्या 20 के गुणनखंड है। जो 4 और जो 5 आपको दिख रहे हैं संख्या 20 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि 20 संख्या 4 और 5 का गुणज है। जो 20 है संख्या 4 और 5 का गुणज है, यानी कि जो 20 है वो क्या है, गुणज है। आप समझ पाओगे अब आसानी से, ठीक है। निरूपित कीजिए कि 24 इक्वल टू 2 गुने 12, यानी कि 2 गुने 12 यह दर्शाता है कि 2 और 12 संख्या 24 के गुणनखंड है, यानी कि जो 2 और 12 है संख्या 24 के गुणनखंड है। और 24 2 और 12 का गुणज है, ठीक है। 2 और 12 का क्या है, गुणज है। हम कहते हैं कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है, यानी कि जो एक संख्या है संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है, यानी कि प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डायग्राम में बनाया है, कोई भी संख्या एक संख्या प्रत्येक संख्या की गुणनखंड होती है। तो आप यहाँ पर 20 का भी गुणनखंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 20 का गुणनखंड करें तो आप 2 का भी तो भाग लगा सकते थे ना, 2 का भाग लगाते 10 का। तो यहाँ पर ये भी तो लिख सकते थे। तो हम 2 गुणे में 10 बराबर 20 भी लिख सकते थे। मतलब कि जो 2 और 10 हैं वो गुणनखंड हो जाते, उसके बाद 20 यहाँ पर गुणज हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते थे। अब फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके कुछ उदाहरण, कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं तो लिख देते हैं। वैसे भी किस किस का भाग जाएगा इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं 43। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 9 गुना 5 लिख सकते हैं। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 गुना 9। तो ये क्या है, गुणनखंड है। जैसे कि 1 नम 2 नम 18 3 नम 27 4 नम 36 5 नम 45। तो 5 नम 45 आ जाएंगे, यानी कि 45 आ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि किस पहाड़े के अंदर और ये नंबर्स आ सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर 12 का जाएगा क्या, 12 का भी नहीं जाएगा। 13 कम 13 13 24 33 45 आता है। और यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर ही करते हैं, इतना ही करते हैं। तो ये जो है हमारे क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। उसके बाद ये पहला हो गया हमारा। उसके बाद दूसरे की बात करें कि दूसरे के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। तो 30 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 15 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, गुणनखंड हो गए। अब 30 का और क्या गुणनखंड हो सकता है, 3 गुणे 10 भी हो सकता है। और इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, तो और इसका गुणनखंड हो सकता है, किसके बारे में और 30 आते हैं हमारे पास, तो चलिए इसके बारे में ही आएंगे। हाँ 15 के, हाँ ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएंगे, ठीक है। अब हम तीसरा देखें तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 2 का, तो 12 कम 12 22, 12 कम 12 22 24 12 3 36। तो 12 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणे कितने लिख सकते हो, 18 लिख सकते हो। तो इस प्रकार के इसके भी 36 के भी ये गुणनखंड होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे और सीखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना कि आपको बहुत कुछ समझ में आ सके।